आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो टॉपिक हम सब पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस पूरे लेक्चर को देखें ताकि हर एक क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं इस रिलेटेड टॉपिक से। वेदर इट इज़ आस्क्ड इन प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू, यू विल से इन कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस के साथ आप इस टॉपिक को टैकल कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हर एक डायमेंशंस को मैंने कवर किया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम सब देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट। देन वी विल सी पर्पस, आखिर क्या पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। किस तरीके से हम सब पुराने समय में देख सकते हैं कि राजा महाराजा अपना डिसीजंस लिए करते थे विम्स एंड फैंसेस से, राइट। कोई भी सन की डिसीजन ले लिया करते थे जो सब्जेक्ट्स को डिस्टर्ब करते थे, राइट। वी विल सी द पर्पस। देन कितने प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। सो यहाँ पर हम सब जनरल देख सकते हैं कि सिर्फ हम सब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानेंगे, नॉट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ जनरल टर्म्स में देखेंगे। तब यहाँ से शुरू होता है फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का हम सब की फीचर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एस्पिरेशंस है, क्या अचीव करना चाहता है। तो दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देन वी हैव फाइनल सिग्निफिकेंस, आखिर इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस का। लेटर ऑन वी हैव अ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म, जो भी आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख सकते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में है, उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। लेटर ऑन वी हैव अ वे फॉरवर्ड, राइट, जिसमें हम सब देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, राइट। फाइनली वी विल हैव अ 2 MCQs सो हैज़ टू टेस्ट योर नॉलेज। आखिर आप पूरा लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आप ये 2 MCQs को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो प्रीलिम्स और मेंस, कोई भी एग्ज़ाम हो, even interview, आप confidently answer all those kind of questions whichsoever comes in the examinations, right। इसी तरीके से हम सब ने प्लान किया है। So let's get started with the lecture। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जब मैं किसी भी डायमेंशंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके सोचें कि उसका आंसर क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द फर्स्ट डायमेंशन, तो वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल अबाउट। आप सपोज करें कि ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछा गया है, तो आप उसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ बेटर वेज टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। सो पहला डायमेंशन हम सब देख सकते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है, राइट, ऑल अबाउट। सो आप कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं कि एक सिंपल एक बुक है जिसमें कुछ लॉ लिखे गए हैं, मतलब पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखे गए हैं गवर्नमेंट को जो करना है, राइट। अलॉन्ग विद जो सिटीजन्स हैं उस नेशंस के, उसके फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ मेंशंस किए गए हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ बुक जहाँ पर सुप्रीम लॉ की मेंशंस किया गया है। सो दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंट्रोडक्शंस में आप यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम लॉ होगा, राइट, जो गवर्न करेगा नेशन को, राइट। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशंस आप समझ सकते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर लिखा गया है कि नेल्सन मंडेला एक बार बोलते हैं कि अ नेशंस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट रूल ऑफ लॉ इज एट द मर्सी ऑफ द विम्स एंड कैप्रिशियस ऑफ इट्स रूलर। सो यदि कॉन्स्टिट्यूशंस ना हो, यदि रूल्स ऑफ लॉ नहीं हो, तो एक नेशन बहुत ही ख़राब स्थिति पे हो सकता है, क्योंकि रूलर कभी भी अपने विम्स एंड फैंसीज डिसीजन से जनता को बहुत ही परेशान कर सकते हैं। सो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशंस का होना बहुत ही अनिवार्य है। सो हम सब देखेंगे क्या पर्पस हो सकता है जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशंस रियली में एग्जिस्ट हुआ था। जो 1789 में
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड वाज 1789, जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस हम सबको मिला। और फिर उसमें किस तरीके से मेंशन किया गया था क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पर्पस में हम सब अगले डायमेंशंस को देखेंगे कि पर्पस क्या हो सकता है। सो पर्पस में आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर मैंने बताया है। सो बेटर टू अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक। सो लिमिट गवर्नमेंट पावर्स। सो गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स ना हो, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसा ना कर दे जिससे सिटीजन्स को डिस्टर्ब्स हो। सो उसके लिए लिमिट किया जाता है गवर्नमेंट पावर्स को, उसको अकाउंटेबल बनाया जाता है, राइट। जो डिसीजंस लिया गया है वो विंस एंड फेंसिस में नहीं हो, राइट। सो दूसरा है फंडामेंटल राइट्स को हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है ताकि सिटीजन्स एक लेवल ऑफ इन्जॉयमेंट इन्जॉय कर सके अपने लाइफ को। सो फंडामेंटल राइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा में आप देख सकते हैं कि इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ। मीन्स रूल ऑफ लॉ हुआ कि जहाँ पर कोई भी एबव नहीं है एक रूल से, राइट। सो नो वन इज एबव द रूल, एबव द रूल, वेदर इट इज़ अ रिच और अ पुअर, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन इसको इस्टेब्लिश करता है। चौथा में देख सकते हैं इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। सो आप कुछ आर्टिकल्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस में जिसमें अच्छा से बताया गया है कि किस प्रकार से आर्मी फंक्शन करेगा, उसे कौन अपॉइंटमेंट करेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें। सो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है ताकि आर्मी का फंक्शंस अच्छा से इंश्योर रहेगा तो नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने का। होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उसके जवाबदेही में आप गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगा, राइट। सो दिस इज़ योर पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड डायमेंशंस, दैट इज़ टाइप। एंड द टाइप में आप देख सकते हैं 2 ही है टाइप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले हम सब समझते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट, राइट। यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट, इसके लिए कोई असेंबली बैठा होगा, राइट, उसको फॉर्मेशंस करने के लिए। सो वेल डॉक्यूमेंटेड है। सो दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस का ले सकते हैं। वेयर एज रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस जो प्रिवेलेंट है यूके में, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि वो सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है, वो हैपहज़ार्ड किसी भी डॉक्यूमेंट में लॉ, उस नेशन का कोई भी लॉ होगा वहाँ से रेफरेंस के तरीके से लिया जाएगा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है। कोई भी वहाँ का समझे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, सो वहाँ से इसको ड्राइव किया जाता है। सो कोई भी एक असेंबली नहीं बना होगा, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना था 1946 में, उसी तरीके से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए भी असेंबली बनाया गया था। सो आप देख सकते हैं कि कोई असेंबली का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और वो सिंगल होना चाहिए। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड इट। सो अगले लेक्चर में हम सब बात करेंगे कि किस तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस का फीचर्स क्या क्या हैं एंड सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो ऑल वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल इन फर्दर लेक्चर्स। सो सब्सक्राइब माई चैनल्स टू गेट नोटिफाइड ऑफ दैट। सो आगे डायमेंशंस को देखते हैं कि की फीचर्स, आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स क्या क्या है। सो की फीचर्स में पहला देख सकते हैं आप, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी से लेकर आप बात करें 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली हुआ था, तभी से लेकर के अभी तक हमारा सबसे बड़ा लेंथीएस्ट है अभी तक, राइट। सो दिस इज़ फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड में आप देख सकते हैं फेडरलिज्म विथ यूनिटरी टेंडेंसी। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है क्वाजी फेडरलिज्म, राइट, दैट इज क्वाजी फेडरलिज्म एंड
व्हाट रियली मीन्स बाय क्वाजी फेडरलिज्म, जहाँ पर सेंटर बहुत ही पावरफुल है, स्टेट उतना पावरफुल नहीं है जितना सेंटर है। आप यूएसए में देख सकते हैं कि states are very powerful, but in India the states are not powerful because they are destructive in nature. Center यदि चाहे तो उसका बाउंड्री, नेम, एवरीथिंग कैन चेंज। सो यहाँ पर टेंडेंसी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक फीचर्स है। नाउ अब उसके बाद तीसरा देख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो लेजिस्लेचर का बात करें, एग्जीक्यूटिव के बात करें या जुडिशियली, राइट, ये तीन हमारे पिलर्स हैं, राइट, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पर है। तो ये भी हमारा एक फीचर्स है कि किस तरीके से ये सब में चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन रहे, हमारा एक आदमी के पास या एक गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास हर एक पावर कॉन्सोलिडेट ना हो जाए। तो ये हम सब का फीचर्स हो गया। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियली, तो चौथा में आप लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशियली, हमारे यहाँ पर जुडिशियली बहुत ही पावरफुल हैं। तो हम सब जान सकते हैं कि किस प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही पावरफुल है, मेथड है जिससे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को चेक्स एंड बैलेंस रख सकते हैं। सो दिस इज़, एंड उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप है। सो हमारे यहाँ पर डबल सिटीजन्स नहीं है जिस तरीके से हम सब देख सकते हैं यूएसए में। सो दिस इज़ द फीचर्स वी कैन ड्राइव फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू फर्दर टू सी दैट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने देख सकते हैं कि पहला है कि जस्टिस को इंश्योर करता है, राइट, क्या एस्पिरेशंस है, क्या हम सब फीचर्स में अचीव करना चाहते हैं, जो है कि जस्टिस हम सब चाहते हैं, ताकि एरिया में, किस एरिया में, सोशल एरिया में देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक में देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल में देखना चाहते हैं। जिस प्रकार से पॉलिटिकल में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, उसी प्रकार से सोशल में डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से इकोनॉमिक में रिच एंड पुअर में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये सब अचीव किया जा सके इन फ्यूचर में। सो लिबर्टी ऑफ हमारा थॉट्स होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए। सो गवर्नमेंट को इतना पावर ना होना चाहिए कि हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर सके। सो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फेवर सेकुलरिज्म, जहाँ पर हर एक रिलीजन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बट दे नॉट इंडल्ज सो मच इनटू दैट। सो दैट्स, यदि प्रमोट करना भी है तो रिलीजन को, हर एक रिलीजन को प्रमोट करना होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। द थर्ड में देख सकते हैं इक्वालिटी। सो इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सो वेदर इट इज़ अ डाउन ट्रोडन पीपल्स और SC STs, सो कोई भी छोटे पीपल्स हो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। चौथा में देख सकते हैं फ्रेटर्निटीज़, राइट, भाईचारा, ब्रदरहुड्स होना चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करे, राइट। एंड जो हम सब फिफ्थ में देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे गवर्नमेंट को एस्पायर करना होगा, कि अचीव करना है जो भी मेंशंस किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस प्रकार से इन्वायरमेंट को सेव करना, बेसिक मिनिमम वेजेस देना, ये सब मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको अचीव करना है, राइट। सो दिस इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। लेट्स ट्राई टू फर्दर मूव, एंड द नेक्स्ट डायमेंशन इज सिग्निफिकेंस, राइट। सो सिग्निफिकेंस में देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का सिग्निफिकेंस क्या है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिमिट गवर्नमेंट पावर्स। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजंस विदाउट एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा, किस तरीके से बिल को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद दोनों हाउसेस में पास करना है, देन प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, तब जाके कोई भी बिल एक लॉ बनता है। सो इस तरीके से गवर्नमेंट को एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लिमिट कर सकता है गवर्नमेंट को। फिर रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना, ताकि कोई भी लॉ से बड़ा कोई नहीं हो, राइट, ताकि सोसाइटी एक स्टेबल रहे, राइट। फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इसीलिए बहुत फेमस है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स
प्रोटेक्ट रहता है, एंड कोई भी यदि हार्म करता है तो हम सब आर्टिकल 32 को प्रिवेल करके हम सब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन लेटर लेक्चर्स. सो 4 नंबर में आप देख सकते हैं कि अमेंडमेंट प्रोसेस. सो अमेंडमेंट प्रोसेस, जो भी यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाना है तो उसको एक अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू, कोई भी आप चाहेंगे कि कोई प्राइम मिनिस्टर आके कुछ भी बदल देगा, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. आपको कुछ रेजिड तरीके से कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, राइट. एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर नेशंस, जैसे आप जान सकते हैं कि साउथ अफ्रीका, नेपाल, भूटान, ऐसे कोई नेशंस हैं जिसने हमारे कुछ आर्टिकल्स और कुछ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस उसने अडॉप्ट किया है. सो दैट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए हैं. सो दैट्स डेफिनेटली अ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. PDF यदि आपको मिलता है उसमें आपको 10 पॉइंट्स होंगे विथ एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स, इच एंड एवरी डे. सो डाउनलोड करें. ओके, लेट्स मूव टू द फर्दर. 8वां नंबर में आप देख सकते हैं दैट इज लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म, राइट. क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. आखिर इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि लेंदी है एंड कॉम्प्लेक्सिटी है. जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है. दैट्स ओनली कोई बहुत ही एजुकेटेड हो तभी उसको समझ सकता है, एक आम आदमी के लिए नहीं बनाया गया. सो दैट्स लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म. सोशियो इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए गए हैं. हम सबको पॉलिटिकल राइट तो बहुत ही दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स में, बट सोशियो एंड इकोनॉमिक राइट्स को नहीं प्रदान किया गया है टू दैट एक्सटेंट. सो दैट्स ऑल थिंग्स. एंड थर्ड में आप देख सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजन. जो इमरजेंसी प्रोविजन जब पहली बार इमरजेंसी लगा था 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, सो आप जान सकते हैं कि उसे डार्केस्ट डे कहा जाता है हमारे ये डेमोक्रेसी का. सो ये प्रोविज़न बहुत ही एक सेंस में आप बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक या डायनेस्टिक रूल के जैसा है. सो दैट्स हैज़ टू रिमूव, और उसको बहुत अच्छा तरीके से रिफॉर्म करना है ताकि उसको गलत तरीके से यूज ना किया जा सके. रिजर्वेशन पॉलिसीज़, कुछ ये बहुत ही हाईली डिबेटेबल टॉपिक है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए. सो इसको भी हम सब देखेंगे आगे लेक्चर में. सो रिजर्वेशन एक क्रिटिसिज्म है कि नहीं देना चाहिए, इससे हमारा मेरिटोक्रेसी बहुत डैमेज करता है. तो दैट्स थिंग्स. सो 5वां देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट. जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं डेफिनेटली दे आर गुड फॉर द सिटीजन्स, बट they are not enforced to that extent that people's enjoy to uttermost level. So implementations and enforcements के लिए हमारे को पॉलिटिकल विल बढ़ाना होगा ताकि पॉलिटिशियंस भी बहुत ही सिटीजन्स के लिए काम करें. सो दिस वाज द लिमिटेशंस दैट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं काम कर पा रहा था, राइट. लेटर ऑन वी कैन मूव ऑन टू द वे फॉरवर्ड. जो भी ये प्रॉब्लम्स है इसके रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न इनटू सॉल्यूशन पार्ट. ओके, वे फॉरवर्ड ये मेंस के अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं, राइट. एक बार लेक्चर को गो थ्रू हो कर ले, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. एंड पहला आप देख सकते हैं कि इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. आप किस तरीके से आप सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रिवेल कर सकते हैं. जैसे हम सब मान सकते हैं कि रिच एंड पुअर में जो डिफरेंसेस हैं उसको कम किया जा सकता है जब हम सब मिनिमम वेज जो भी मिलता है नरेगा से, जो 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसमें जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा और दिया जाए, तो ताकि उससे रिच एंड पुअर में गैप कम हो सके, राइट. एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. सो गवर्नमेंट को और ट्रांसपेरेंसी दिखाना होगा, राइट. जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग होते हैं, उसे भी पब्लिकली दिखाया जाना चाहिए ताकि पब्लिक अवेयर हो सके कि हाउ देयर फंड्स आर बीन यूज्ड और यूटिलाइज. सो पब्लिक फंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है. सो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए. एम्पावरिंग माइनॉरिटीज़, जो भी SC STs हैं, जो भी डाउन ट्रॉडन पीपल्स हैं, उसको एम्पावर करना होगा एजुकेशन दे करके, बेटर
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे करके। सब कैटेगराइजेशंस विद इन रिजर्व ग्रुप, सो रिजर्वेशंस जो दिया जा रहा है दैट्स गुड टू अ सम एक्सटेंट, बट वहाँ पर आपको कैटेगराइज करना होगा कि जो हर एक सेक्शंस में कुछ वेल्दियर पार्ट होते हैं जो क्रीमी लेयर बोलते हैं, सो उसको भी हम सब SC/STs में आई थिंक इट्स नॉट देयर क्रीमी लेयर, OBCs में है, तो उस चीज़ को हम सबको इम्प्लीमेंट करना होगा SC/STs में ऑल्सो, राइट। सो पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस, पीपल को अवेयर करना होगा। बहुत हमारे सिटीजन्स ऐसे हैं जिसको अनभिज्ञ है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, उसके आर्टिकल्स में क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, जब वायलेट होता है तो कहाँ पर जाना होगा उसको, सो दिस थिंग्स हैज़ टू बी एजुकेटेड टू द पीपल ऑफ आर इंडिया। सो दिस आर दी वे फॉरवर्ड। आपका मन में जो भी और फर्दर आ रहा है वो लिखे, इट्स नॉट जस्ट इसी को आपको फॉलो करना है, बट इट्स एक डायरेक्शन मिलेगा आपको जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, राइट। नाउ अब फाइनली हम सब ये पूरा लेक्चर को समझ चुके हैं, हर एक डायमेंशन को देख चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेट्स ट्राई टू सॉल्व 2 MCQs, वेरी सिंपल, वेरी ईजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड या, what is the supreme law of a nation or a state? Option: President, Parliament, the Constitution, the Judiciary. Very easy, आप सब दे दिए होंगे, that is the Constitution. अब दूसरा है, who is considered as the father of Indian Constitution? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। So the answer is B.R. अम्बेडकर। So MCQs बहुत ही सिंपल है। इस रिलेटेड टॉपिक से यदि UPSC बाद में फर्दर आस्क करते हैं एग्जाम में, तो you will be very confident to answer this. So hopefully you have liked this lecture. Thank you for watching. Subscribe to our channel.